हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 17 को टोटल दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द इंडियन हिमालय रीजन नीड्स इट्स ओन ईआईए। ईआईए मींस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके ओरिजिन से लेकर प्रेजेंट सिचुएशन तक की बात की जाएगी। इश्यूज़ क्या क्या हैं ईआईए के, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हिमालय रीजन को खुद का ईआईए क्यों चाहिए उसके बारे में जो आर्टिकल में दिया हुआ है उस पे फोकस करेंगे। पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए तो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वो है व्हाट द जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैशू इंडस्ट्री इन गोवा। इस आर्टिकल में जीआई टैग के बारे में बात करेंगे, कैशू के बारे में अलग से बात करेंगे और गोवा कैशू के बारे में अलग से बात करेंगे। तीनों चीज़ों के बारे में अलग से बातचीत की जाएगी। ये प्री पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द इंडियन हिमालय रीजन नीड्स इट्स ओन ईआईए। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीएस 3 में ऑलरेडी 2020 में क्वेश्चन आपको इस पे पूछा जा चुका है। उस साल न्यू ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ था, ईआईए का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2020 में, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए दिया गया था वो, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेंडिंग है, आया नहीं है बहुत समय से, इसलिए आपको प्री में भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर। दोनों एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। ईआईए होता क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। Basically, it is defined by the UNEP as a tool to identify the environmental, social, economical impact of the project before it is implemented. For example, mining. अगर हम लोग माइनिंग करवाने वाले हैं या माइनिंग करने वाले हैं किसी भी प्लेस पर, तो उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पहले उसके सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे। सोशल इम्पैक्ट का मतलब क्या हो सकता है? आपको माइनिंग करवानी है या माइनिंग करनी है कहीं पर, तो वहाँ पर आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। वहाँ के जो किसान होंगे उनकी ज़मीन जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सोशल सामाजिक इम्पैक्ट होंगे उनके ऊपर, उन्हें आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होंगे? सोशल इम्पैक्ट होंगे। मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिससे पॉल्यूशन होता है या थर्मल पावर प्लांट है, तो उससे जो आसपास की कम्युनिटी है उस पे क्या असर पड़ेगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? सोशल इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट जैसे पॉल्यूशन कितना हो रहा है या फिर कितना डिग्रेडेशन हो रहा है माइनिंग के कारण, तो ये सारे इम्पैक्ट क्या होते हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखेंगे। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट मतलब कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है, कितने लोगों की जॉब जा रही है। मान लीजिए किसानों की ज़मीन ले ली आपने, तो उनकी तो जगह चली गई, उनकी नौकरी चली गई, तो क्या जॉब दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को? ये सारा असेसमेंट ईआईए के अंदर किया जाता है। इसमें सिर्फ असेसमेंट ही नहीं किया जाता है, इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव भी देखे जाते हैं। मान लीजिए इस प्रोजेक्ट का कोई अल्टरनेटिव है जिससे इतने ही बेनिफिट हो रहे हो जितना इस प्रोजेक्ट से हो रहे हो, और जो लॉसेस हैं वो कम हो रहे हों, तो फिर अल्टरनेटिव देखा जाता है, उसे कंपेयर किया जाता है एंड फाइनली जो है उसको फाइनल किया जाता है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, ये किसके थ्रू हम लोग करते हैं? ईआईए के थ्रू करते हैं। इट इज़ अ टूल टू identify the environmental, social and economical impact of the project before it is implemented. ये टोटल 4 स्टेज में किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है स्क्रीनिंग स्टेज। स्क्रीनिंग स्टेज में कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ईआईए के अंदर आ रहे हैं या उसे ईआईए करने की ज़रूरत है उन प्रोजेक्ट में, वो हम स्क्रीनिंग स्टेज में करते हैं। अगर स्क्रीनिंग स्टेज में पता चला कि ईआईए करना है इस प्रोजेक्ट में, तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, और अगर उसमें ईआईए की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है हमारी? स्कोपिंग स्टेज। स्कोपिंग स्टेज में क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट पर,
क्या दूसरा अल्टरनेटिव है इसके अलावा जिससे इतना ही गेन हो रहा हो कम्युनिटी को, इंडिया को, इकॉनमी को। तो ये सारी चीज़ें हम स्कोपिंग स्टेज में करते हैं। जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वो होती है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकल के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के कारण। फॉर एग्जांपल माइनिंग की बात कर ली जाए तो खूब सारा पॉल्यूशन होगा आसपास के एरिया में, तो जो लोकल होंगे उनको वो पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। इसलिए लोकल को जो गेन हो रहा है वो भी लोकल को होगा और जो लॉसेस होंगे वो भी लोकल को होंगे। इसलिए लोकल जो कंसल्टेशन है पब्लिक का वो इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि ये मैंडेटरी होता है कंसल्टेशन करना, लेकिन अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है वहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मिटिगेशन के बारे में और फोकस किया जाता है कि उनके जो ग्रीवियांसेस हैं उसे कैसे एड्रेस किया जा सके। लास्ट स्टेज होती है अप्रेजल स्टेज। अप्रेजल स्टेज में फाइनली हम लाइन वाइज लाइन स्क्रूटनी करते हैं। जो ऊपर के 3 स्टेज हैं उन सारी रिपोर्ट से जो फाइनली रिपोर्ट बनती है उसको अप्रेज किया जाता है फाइनली, और फिर एनओसी दी जाती है। अगर मान लीजिए ईआईए करने के बाद लगा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए तो उसे डिनाई किया जाएगा, और लगा इसे क्लियरेंस दिया जा सकता है, इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हैं। यूटिलिटेरियन अप्रोच इसमें जनरली क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। अगर पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो उसे क्या दे दिया जाएगा, क्लियरेंस दे दिया जाएगा, और अगर नेगेटिव ज़्यादा हैं तो उसे क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ईआईए प्रोसेस है। अब बात करते हैं इंडिया की। वैसे तो इसका ओरिजिन की बात करें तो यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया में जो है इसकी शुरुआत जो है कैसे हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। 1976 में प्लानिंग कमीशन ने डायरेक्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से असेस किया जाना चाहिए। और बाद में जो है ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया था सारे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। इसके पहले तक 1994 के पहले तक जो है ये जो भी एनवायरमेंटल असेसमेंट हो रहे थे वो एग्जीक्यूटिव बेसिस पे हो रहे थे। इसका मतलब इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। 1994 में फर्स्ट टाइम जो है इसे लीगल बैकिंग दी गई और इसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या किया गया, नोटिफाई किया गया कि ईआईए मैंडेटरी किया जाएगा कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए। 1994 के बाद 2006 में दोबारा से जो है इसमें नया नोटिफिकेशन आया और 1994 से 2006 के बीच में टोटल 12 बार ये अमेंडमेंट्स हुए। 2006 नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसका हॉलमार्क क्या था, उसका हॉलमार्क था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई थी कि वो भी अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे सकते हैं, ईआईए असेसमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईआईए 2006 की। जो प्रोजेक्ट कैटेगरी थी उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक था कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें स्क्रीनिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए जो मैंडेट ईआईए है वो मैंडेटरी होता है। जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट हैं उसको बी के जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक B1 प्रोजेक्ट एक B2 प्रोजेक्ट। अगर B1 प्रोजेक्ट में आ रहे हैं आप तो आपके लिए जो ईआईए होगा वो मैंडेटरी होगा, और अगर B2 में आएंगे तो आपको ईआईए की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है उसका जो असेसमेंट करता है वो सेंट्रल एजेंसी करती है। जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट हैं उसका जो असेसमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। उसके बाद 2020 में जो है गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट लेके आई थी जिसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, एजिटेशन टाइप्स हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो ईआईए के नॉर्म्स थे उसको और ज़्यादा क्या कर दिया गया, रिलैक्सिंग कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया किसके फेवर में, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके फेवर में। इसलिए इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा एजिटेशन किया था। अभी तक के ये फाइनल ड्राफ्ट जो है अप्रूव नहीं हुआ है,
पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ये जो है 2020 में रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद से उसमें कुछ डिटेल आया नहीं है आगे। अब बात करते हैं इसके इश्यूज़ की। सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना। जो भी प्रोजेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए ये प्रोसेस करवाओ, बड़ा टाइम लगता है इसमें। दूसरा है जो सबसे बड़ा इशू और मेन और इम्पॉर्टेंट इशू है ये, ठीक है, लिटिल पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें पब्लिक का जो कंसल्टेशन है, उस पार्टिसिपेशन है, वो एकदम ना के बराबर होता है ना। कई बार पब्लिक कंसल्टेशन को इग्नोर कर देते हैं, पूछते ही नहीं हैं। किसी तरीके से 2 4 8 लोगों को इकट्ठा किया, पूछ लिया और फिर बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, इन लोग सब तैयार हो गए हैं और इसे क्लियर करो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्लायंस मॉनिटरिंग आफ्टर EIA सेल्डम ऑकर। जो भी आपने क्लियरेंस दिया उसके बाद उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने कुछ डायरेक्टिव्स दिए कि ये सारी चीज़ें मिटिगेशन के लिए करना है, जिससे एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान उसे कम किया जा सके, और फिर आपने उस कंडीशन पे EIA क्लियरेंस दे दिया, लेकिन उसके बाद आप चेक ही नहीं कर रहे हैं कि वो लोग सारे मिटिगेशन वाली चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण कोई बेनिफिट ही नहीं होगा EIA करने का। तो जो मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा नो रेगुलेटर एट नेशनल लेवल टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा इट इज़ फाइनेंस बाय प्रोजेक्ट डेवलपर एंड देयरफॉर इट इज़ इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ डेवलपर। तो बेसिकली EIA किसको कराना होता है? जो कंपनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाली है, और वही करवाती है तो फाइनेंस भी वही करती है। और जब फाइनेंस वही करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं के फेवर में जो है रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, उन्हें क्लियरेंस मिलने की संभावना रहेगी। इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था कि नेशनल लेवल पर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो सारे के सारे असेसमेंट करे, ना कि जो है जो प्राइवेट हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले जितने भी अप्रेजल कमिटीज़ बनाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस किसको करना पड़ता है? जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं उनको करना पड़ता है। तो उन्हीं के तरफ टिल्टेड होती हैं, फेवर होती हैं चीज़ें। तो हमें क्या ज़रूरत है? नेशनल लेवल रेगुलेटर की ज़रूरत है, ताकि जो EIA असेसमेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो सके। मोर और लेस इट इज़ डन एज अ बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। तो इसमें आर्टिकल में दी हुई हैं सारी चीज़ें कि मोर एंड लेस अब ये क्या बन के रह गया है? एक बॉक्स टिक एक्सरसाइज बन के रह गया कि हाँ चलो EIA कर लिया कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बन के रह गई है, फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बातचीत इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि EIA के लिए, हिमालय रीजन के लिए अलग से EIA करने की ज़रूरत है। उसे पूरे देश वाली जो कैटेगरी है उसमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आया, अभी रिसेंटली जो सिक्किम में फ्लड आए, ये सारी जगह जो फ्लड आने के कारण से हम लोग जो है हिमालय रीजन की जो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है उसके कारण अलग से इसमें EIA असेसमेंट होना चाहिए। EIA के जो पैरामीटर्स हैं वो हिमालय रीजन के लिए अलग होने चाहिए, रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल अलग। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं अपने इश्यूज़ में। इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, है ना। क्यों हमें चाहिए एंड हिमालय रीजन के लिए? क्योंकि वनरेबिलिटी और फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक सेपरेटली EIA की ज़रूरत है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक। और उसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? हिमाचल प्रदेश फ्लड हो गया, सिक्किम वाला फ्लड हो गया, जो अभी ग्लेशियर आउटबर्स्ट वाला फ्लड हुआ था वो वाले फ्लड का एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट आर्टिकल है व्हाट द GI टैग कैन मीन फॉर द कैश्यू इंडस्ट्री इन गोवा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और UPSC प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 2022 में आपको गूची मशरूम के बारे में पूछा था, तो आपको गोवा कैशू की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि बताइए अभी रिसेंटली किन किन को GI टैग मिले हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टेट कौन कौन से हैं और GI टैग का नाम दे देता है, स्टेट एसोसिएटेड पूछ लेता है। और थर्ड आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कैशू के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गोवा कैशू को GI टैग मिला है।
जीआई टैग क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। A geographical indication tag is a name or sign used on a certain product that correspond to specific location or origin। तो बेसिकली कोई भी मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी एक रेपुटेशन है, फॉर एग्जांपल तिरुपति के लड्डू। इसका मतलब क्या है, तिरुपति के ही लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं, पर्टिकुलर जगह है तिरुपति, उस प्लेस में जो लड्डू बनाए जाते हैं उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसकी एक कुछ रेपुटेशन है, इसकी रेपुटेशन जोग्राफी के कारण है वहाँ की, इसलिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट को जहाँ पर कुछ स्पेशल रेपुटेशन है, स्पेसिफिकली उसके ओरिजिन के कारण या फिर उसकी जोग्राफी के कारण। तो स्पेसिफिक लोकेशन और ओरिजिन के कारण जो हम टैग देते हैं उसको क्या कहा जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है। ऐसे टैग देने की ज़रूरत क्या है, ऐसे टैग दिया इसलिए जाता है क्योंकि बहुत सारे फर्जी प्रोडक्ट होते हैं जो उसी नाम से बिकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगरे का पेठा की बात कर ली जाए, बहुत तरह के पेठे आपको मिल जाएंगे लेकिन सिर्फ आगरा के पेठा ही फेमस है। तो आगरे का जो पेठा है उसकी जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बाकी पेठा में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कई सारे आगरा के पेठा के नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे जो आगरा का पेठा बनाने वाले लोग हैं उनको बहुत लॉस होता है। तो इसी कारण से जीआई टैग देना शुरू किया गया। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेंशन्ड इन अ ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ। ट्रिप्स एग्रीमेंट आप लोगों को पता होगा, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है और उसके अंदर ही जीआई टैग दिया जाता है। जो जीआई टैग है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दोनों को दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बासमती राइस। बासमती राइस एमपी को जीआई टैग नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि एमपी में इतना बासमती नहीं होता है। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत जो है उसकी कॉपी कर ले, लेकिन ओरिजिन अगर देखा जाए तो वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय वहीं पर बासमती जनरली होता है और वहीं का बासमती फेमस है। इसलिए सिर्फ जो बासमती जीआई टैग मिला है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय वाले स्टेट को ही मिला है। ये जो है जीआई टैग ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का तो ये 10 साल के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। अब ये ऑथराइज क्या करता है ये समझ लेते हैं। इट एंश्योर ओनली द ऑथराइज यूज़र और दोज रिसाइडिंग इन जोग्राफिकल टेरिटरी आर अलाउड टू यूज़ द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं और आप आगरा गए। आगरा में पेठा बहुत फेमस है, आगरे का पेठा आपको लेना था और आपको एक पेठा दिखाया 100 रुपये का और एक था 60 रुपये का। दोनों एक एक किलो पेठे दे रहे थे, एक 60 का एक 100 का। आपने पूछा डिफरेंस क्या है, तो एक ने बोला एक में जीआई टैग है और दूसरे वाले में जीआई टैग नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करने में हमें कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है। जीआई टैग का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है आगरे का पेठा, वो कहाँ बनाया गया होगा, आगरा में ही बनाया गया होगा, आगरा के आसपास के एरिया में, जहाँ पर उसकी जो स्पेशल ओरिजिन एरिया है या फिर जो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पेठे की, जो पर्टिकुलर एरिया के कारण मिल रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज़रूर होगी जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ में जो प्रोडक्ट का नेम है, पॉपुलर प्रोडक्ट नेम, वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। मान लीजिए जो दिल्ली में बन रहा होगा पेठा, उसको आप आगरा के पेठा के नाम से नहीं बेच सकते और आपने नाम लिया तो भी उसमें जीआई टैग नहीं होगा, वो फर्जी प्रोडक्ट कहलाएगा। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसे जीआई टैग मिला हुआ है तो जो भी पॉपुलर नेम उसका होगा वो उसको तभी मिलेगा जब वो उसी लोकेशन में बनाया हुआ होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आदमी को जीआई टैग मिलता है, पर्टिकुलर आदमी को जीआई टैग भी मिल सकता है, पर्टिकुलर किसी एनजीओ को जीआई टैग मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो जीआई टैग मिलता है वो प्रोडक्ट को मिलता है ना। कोई पर्टिकुलर पर्सन भी जाके इंडिविजुअल जीआई टैग ले सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मिलता है वो किसको मिलता है,
प्रोडक्ट को मिलता है। और प्रोडक्ट का नाम कोई भी यूज़ कर सकता है अगर वो इस टेरिटरी में रह के उसे प्रोड्यूस कर रहा है या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क तो 1999 में एक एक्ट बनाया गया था, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें दिया गया था कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ जीआई टैग। नेक्स्ट है इट इज़ गवर्न अंडर डब्ल्यूटीओ और बेसिकली अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये ट्रिप्स का फुल फॉर्म है। ट्रिप्स आपको पता होना चाहिए। और जो डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसी के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जीआई टैग आता है। वन ऑफ द टाइप है 8 तरह के जो पेटेंट होते हैं उसके। अब बात करते हैं कि जो कैशू इंडस्ट्री थी गोवा की, वो क्यों सफ़र कर रही थी। उसके सफ़र करने का कारण ये है क्योंकि जितने भी कैशू हैं वो बाहर से आना चालू हो गए थे। महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू है, तो महाराष्ट्र से कैशू आसानी से क्या होते थे, आ जाते थे। कहाँ पर? गोवा में। और वो कैशू और गोवा के कैशू में डिफरेंशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब वो जो कैशू आ रहा था वो बहुत सस्ते हुआ करते थे और जो गोवा वाले कैशू थे वो महंगे हुआ करते थे। ऐसे में जो महंगी चीज़ होगी वो बिकेगी नहीं। अब लोग क्या करते थे, जो इंपोर्ट किए हुए कैशू हैं उसे ही गोवा कैशू के नाम से बेच देते थे और सस्ते में बेच देते थे। तो जो गोवा कैशू का मार्केट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। अगर हम बात करें 2005 में टोटल 40 प्रोसेसिंग यूनिट थी गोवा कैशू की, और अभी प्रेजेंट में 2023 में देखें तो केवल 15 ऐसी यूनिट हैं जो बची हुई है। बहुत सारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो शट डाउन होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि इनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। पहले 80% जो कैशू होता था वो गोवा में ही बिक जाता था, जो गोवा कैशू था। लेकिन बहुत सारा बाहर से इंपोर्ट होने के कारण, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने के कारण यहाँ का जो लोकल कैशू है वो बिकना बंद हो गया और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, कंज्यूमर को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गोवा कैशू बेचा जा रहा है लेकिन किसके नाम पर? मतलब जो नॉर्मल कैशू है वो बेचा जा रहा है गोवा कैशू के नाम पर। अब ईज़ी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। अब जिसको जीआई टैग मिलेगा कंज्यूमर उसको खरीदेगा, वो महंगा होगा तो भी उसको खरीदेगा, और इससे जो इंडस्ट्री होगी उसको क्या होगा? बेनिफिट होगा। कैशू के बारे में और समझ लेते हैं। जो महाराष्ट्र है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लेटराइट सॉइल, रॉकी सॉइल, पुअर सॉइल में भी ये फ्लोरिश हो जाता है। जनरली जो कोस्टल एरिया है, ह्यूमिड एरिया, ये काफ़ी सूटेड एरिया होते हैं कैशू प्रोडक्शन के लिए। इंडिया जो है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 1/5 जो प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। It require average 25 to 30 डिग्री एंड रेनफॉल ऑफ 1000 mm to 1500 mm। ये इसका मिनिमम क्या है? रिक्वायरमेंट है इसे प्रोड्यूस करने की। ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।